Hello, student. Today we will start our second chapter, Europe and India. We will discuss about Europe and India. Okay. During the modern period, the various happening in Europe had its impact on India also. और during modern period में जो भी changes हुए, जो भी happen, means जो भी चीजें हुई, यूरोप के साथ साथ उसका impact इंडिया पे भी हुआ. Therefore, while studying the period of a modern Indian history, we have to study the event happening in the Europe during this period. जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस वक्त यूरोप में भी क्या हुआ, यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो हम देखेंगे. पीरियड ऑफ रीहाइनेस मीन्स पुनर्जागरण का काल हम कह सकते हैं उस वक्त. In history of the Europe, the last phase of a medieval period, that is 13 to 16th century. अब मिडिवल पीरियड को हम देख सकते हैं. लास्ट फेज में हमने देखा 13 सेंचुरी से लेके तो 16वीं शताब्दी तक, मीन 13 शताब्दी से लेके 16 शताब्दी तक क्या हुआ इज नोन एज द पीरियड ऑफ अ रिहेनेंस मीन्स चेंजेस, पुनर्जागरण की प्रवृत्ति हुई वहां पे. ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, religious reforms movement and geographical discoveries laid the foundation of a modern era. और वहाँ पे उस कालावधि में मीन्स पुनर्जागरण की चीज़ों का रिलीजियस री इन्फॉर्मेशन हुए, देन रिफॉर्म्स ऑफ अ मूवमेंट हुई, मीन्स अलग अलग चीज़ों की जन जागृति हुई, जोग्राफिकल कंडीशंस को डिस्कवर किया गया. और वो फाउंडेशन कब हुआ, मॉडर्न एरा में हुआ. हेंस दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिहेंसेस. अब ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक से याद रखिएगा इन चीज़ों को. ये आपका एज ऑफ रिहेंस मीन्स पुनर्जागरण का काल था. ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी एक्सेट्रा. अब इस काल में क्या क्या हुआ, आर्किटेक्चर्स आपको पता है आर्किटेक्ट क्या होता है, देखिए सर फिलोसफी के बारे में बहुत सी चीज़ों मीन्स फील्ड ऑफ आर्ट, आर्ट के क्षेत्र में देयर वॉज अ रेवल ऑफ अ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन विच गिव मोमेंटो टू एन ऑल ओवर डेवलपमेंट. अब मोमेंटोज मीन्स आपको मैंने बताया थे प्राचीन काल की चीज़ें, मोमेंटम्स हमने जैसे ताजमहल वगैरह जो देखे ग्रीक एंड रोमन में ट्रेडिशंस में आए. ओके. ड्यूरिंग द रिहेंसेस ह्यूमन टेररिज्म्स वाज गिवन ग्रेट इम्प्यूट्स. अभी ह्यूमंस लोगों पे बहुत इम्प्यूट्स, ग्रेट इम्प्यूट्स हुआ उनका. देयर वाज अ चेंजेस इन आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज अ ह्यूमन बीइंग. और तो और उन लोगों के बीच की जो हम कहते हैं ना भावनिक चेंज हुई, किस तरह से उनमें डेवलपमेंट, एक दूसरे के लिए किस तरह से रिस्पेक्ट, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें हमने देखी. इंस्टेड ऑफ अ रिलीजियस मैन बिकम अ सेंटर पॉइंट ऑफ अ आइडियोलॉजी. और मैन क्या हुआ, सेंटर पॉइंट हुआ, मीन्स हम कह सकते हैं ना महत्वाचा मुद्दा आपण ज्याला म्हणतो. Okay, now look at this paragraph. Leonardo da Vinci. He is recognized as an all-round personality of the period of a Renaissance. पुनर्जागरण के काल के ये सबसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी. He was well versed in different branches of a science and art. और तो और वो पूरी तरह से जागरूक थे हर ब्रांच में, जैसे अलग अलग साइंस में, आर्ट में. He had mastery over varied subjects such as sculpture, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा. और तो और उन्होंने मास्टरी मीन्स हम कह सकते हैं ना हुशियार माणूस एकदम, म्हणजे प्रत्येक विषयात इन ऑल सब्जेक्ट ही इज़ अ ग्रेट, ही इज़ अ मास्टर ओवर. आर्किटेक्चर में उन्होंने मास्टरी की थी, मैथ्स में, इंजीनियरिंग में, म्यूजिक में, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा, मीन्स ऑल चीज़ों में उनकी मास्टरी थी, मीन्स कहते हैं ना होल्ड था. बट ही बिकम वर्ल्ड रेन्यूएट एज अ पेंटर. और तो और उन्हें एक पेंटर के रूप में जाना जाता था. हिज पेंटिंग ऑफ अ मोनालिसा, अगर आपने मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी, सो मोनालिसा की पेंटिंग उनकी सबसे ग्रेट ये था. द लास्ट सुपर बिकम इमोर्टल. और सबसे इम्पोर्टेंट था उनका वो पेंटिंग. पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजी मीन्स आइडियोलॉजी के पॉइंट थे वो. द रीफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ. और ह्यूमन लाइफ के सेक्टर्स मीन्स थ्रू आउट ऑल मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स थी स्प्रेड हुई ह्यूमन लाइफ की, थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट. अलग अलग क्षेत्रों में वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट. हम देख सकते हैं डिस्कवरीज अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से बदलाव हुए, मूवमेंट हुए, चेंज हुए. द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ अ रिहेंस, पुनर्जागरण काल, आर्ट और लिटरेचर का पीरियड डिपेक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ अ ह्यूमन बींग्स. उस जमाने में लोगों की सेंटिमेंट्स, भावनिक कहते हैं ना, भावनिक जन जागृति के बारे में, उनके सेंटिमेंट्स के बारे में. लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल. और ऐसा लिटरेचर दिया गया है जो हमारे जैसे साधारण लोगों को समझ में आ सके, उसे समझ सके. ड्यूरिंग 1450 एडी मीन्स एडी रोमन कह सकते हैं हम, जैसे जॉनसन्स
ग्रूटेनबर्ग्स फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस, और 1450 में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापन की. ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज, कंसेप्ट एंड नॉलेज रीच्ड टू ऑल सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी. और तो और इनकी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से सारी जो भी डिस्कवरी थी, जो भी नई चीज़ें थी, जो भी नए कंसेप्ट थे, जो नॉलेज थे, वो सोसाइटी तक पहुंचाए गए. रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. अब रिलीजियस मूवमेंट किस तरह से रिफॉर्म किए गए? The independent intellectual attacked the old religious ideology of a Roman Catholic Church. Catholic Church. अब चर्च आपको पता है, रोमन कैथोलिक चर्च आइडियोलॉजीज वहाँ से है. The Christian priests were taking advantages of ignorance of the people and were included इन अननेसेसरी रिचुअल. और उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन बनोगे तो आपका बहुत फायदा होगा. ये रिफॉर्म किए गए, मीन्स ये मूवमेंट्स चली उस जमाने में कि द क्रिश्चियन प्रिस्ट वेर टेकिंग एडवांटेजेस. उन्होंने एडवांटेजेस लिए पीपल को, इग्नोरेंस मीन्स उनके खिलाफ ये कह सकते हैं. एंड वी आर इंक्लूडिंग इज अननेसेसरी रिचुअल्स. अननेसेसरी रिचुअल्स के बारे में कह सकते हैं ना अपन, तो अंधश्रद्धा वगैरह, लाइक दैट वे. दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ अ रिलीजियस. और वो उनकी लूट करने लगे, मीन्स वो पीपल्स को रिलीजन के नाम पे धमकाने लगे, उन्हें तकलीफ देने लगे, उन्हें तंग करने लगे. द मूवमेंट दैट बिगिन अगेंस्ट इट इज नोन एज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. और ये मूवमेंट किस नाम से जानी गई? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. और ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंस. और इस मूवमेंट के दरमियान ही क्या हुआ? फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम्स के बारे में, मीन्स लोगों को जन जागृति होने लगी, उनका नॉलेज गेन मोर इम्पोर्टेंस उन्हें पता चलने लगा. नाउ वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ ज्योग्राफिकल डिस्कवरी. अब ज्योग्राफिकल डिस्कवरी किस तरह से हुई हम देखेंगे. इन 1453 एडी, एडी डोमिन काल मीन्स 1453, द ऑटोमन ट्रक्स conquered Constantinople, इस्तंबुल, विच वॉज द कैपिटल ऑफ अ बेंजियन एम्पायर. बेंजियन एम्पायर जो था वहाँ का, इस्तंबुल का. The overland trade routes joining Asia and Europe went to through the city. और उन्होंने क्या किया, जितने भी रूट्स थे, ट्रेड मार्क कह सकते हैं हम, जैसे बिजनेस के रास्ते कह सकते हैं ना, रूट्स थे, उन्होंने एशिया और यूरोप को एक दूसरे के साथ थ्रू दिस सिटी, इस सिटी मीन्स बेंजिंगन सिटी के थ्रू इस्तंबुल के साथ जोड़ा. सिंस द टर्कीज ब्लॉक्ड दिस रूट. और टर्कीज ने क्या किया, इन रास्तों को ब्लॉक किया. देयर वॉज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया. और उन्होंने अल्टरनेटिव रूट्स फाइंड आउट किए कि यूरोपियन कंट्रीज को एशिया के साथ किस तरह से जोड़ा जा सकता है. दिस लीड अ न्यू फेज ऑफ अ जोग्राफिकल डिस्कवरी. और ये हमारा न्यू फेज था जोग्राफिकल डिस्कवरी में का एक, क्योंकि इस्तंबुल जो था, इस्तंबुल ने क्या किया था, ओवरलैंड उन्होंने ट्रेड रूट्स को ज्वाइन किया था एशिया और यूरोप के साथ. पर टर्किश जो थे उन्होंने क्या किया, उस रूट्स को ब्लॉक किया. और तो और उन्होंने नीड, देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव रूट्स. उन्होंने अल्टरनेटिव रूट्स फाइंड किए यूरोपियन कंट्रीज को रीच टू एशिया, एशिया तक पहुंचने के लिए. दिस इज वाज द जोग्राफिकल डिस्कवरी. ओके, नाउ वी कैन लुक एट दिस. लेट अस नो जोग्राफिकल डिस्कवरीज. अब हम जोग्राफिकल डिस्कवरीज क्या कहते हैं वो देखेंगे. ड्यूरिंग 50th century, European sailors went on a एक्सपेंडिशन टू डिस्कवर सी रूट ऑफ इंडिया. देखिए 15th सेंचुरी में उन्होंने समुद्री मार्ग ढूंढे इंडिया में आने के लिए. इन 1487 एडी, बेल्टोमियो देसी, अ पुर्तगीज सेलर, एक पुर्तगीज सेलर था, बिगेन हिज एक्सपेंडेशन इन सर्च ऑफ इंडिया. उन्होंने सर्च किया इंडिया पे, बट रीच द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच वी नो नाउ एज अ केप ऑफ अ गुड होप. और वो इनका एक गुड होप था. इन 1492 एडी, Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west but reached on the eastern coast of the continent of America. अब देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस था. कोलंबस की यात्रा आपको अगर पता हो, 1492 में उन्होंने स्टार्ट की थी और कैसे वो रीच हुए अमेरिका तक. इन 1498 एडी, पुर्तगीज सेलर वास्को दी गामा थे, देखिए पुर्तगीज सेलर थे, मैनेज टू सेल पास्ट द कैप ऑफ अ गुड होप्स एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कैलकाटा. अब उन्होंने देखो, वास्को डी गामा ने पुर्तगीज सेलर थे जो जिन्होंने स्टार्ट किया आने के लिए. और वो इंडिया तक कैसे पहुंचे, किस किस समुद्री मार्ग से किस तरह होके वो वहां तक आए. डू इट on an outline map of the world, show the new sea routes and region discovered by this sailor. आप लोगों को ये आपका एक्टिविटी टास्क होगा, आपको मैप लेना है वर्ल्ड का और आपको सी रूट्स दिखाने उसमें किस तरह से सेलर ने डिस्कवर किए थे. ओके, नाउ इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इन यूरोप. अब यूरोप में इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन कह सकते हैं ना, पुनर्जागरण कैसे हुआ. ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रिहेंसिस, मीन्स पुनर्जागरण ही हम कह सकते हैं, कहते हैं ना, पीरियड ऑफ यूरोप प्रोसीडेड फ्रॉम मिडविल टू मॉडर्न एज. अब
किस वक्त से किस वक्त तक उन्होंने प्रोसीड किया, जैसे कि मिडवेल से लेके तो मॉडर्न एज तक उन्होंने प्रोसीड किया। इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड, पर वो जो रिवोल्यूशन हुआ, अपन कहते हैं जागृति हुई, वो कब हुई? सेम पीरियड में हुई। द सोसाइटी स्टार्ट स्टैपिंग आउट द पास्ट इग्नोरेंस एंड बिल्ड फेथ। उन्होंने क्या किया? पास्ट को छोड़ के ब्लाइंड फेथ पे, मीन्स इग्नोरेंस किया, उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया उस पर, ब्लाइंड फेथ समझते थे वो। द प्री एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशन केम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और उन्होंने क्या किया? प्री एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस केम टू बी सीन, और नए उन्होंने प्री एस्टैब्लिश किए कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को एस्टैब्लिश किया, और उसे पॉइंट उन्होंने उसको फ्रेम किया, उसमें पॉइंट किया, उन्होंने व्यू किया, बताया। ऑल दीज चेंजेस आर एड्रेसेस एज अ इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, और ये क्या कहलाया? इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन कहलाया। विच गेव फर्दर मोमेंटोज टू साइंटिफिक डिस्कवरीज इन यूरोप। और ये क्या था? फर्दर मोमेंटोज थे डिस्कवरी ऑफ यूरोप की डिस्कवरी के लिए थे साइंटिफिक वे में। रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पेयर, अब रिवोल्यूशन जो जागृति हुई किस तरह से हुई पॉलिटिकल, इसमें हम देख सकते हैं। इन द अर्लियर स्टेज ऑफ अ बिगनिंग ऑफ अ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, अब मॉडर्न पीरियड जो तो यूरोप का था, मेनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस, और बहुत से पॉलिटिकल चेंजेस दिखाई दिए यूरोप में, ड्यू टू द वेरियस रेवोल्यूशनरीज इवेंट ड्यूरिंग 18th एज वेल एज द 19th सेंचुरी। 18वीं 18 टू 19 सेंचुरी में बहुत से चेंजेस दिखाई देने लगे। ओके, सो वी विल लुक एट दिस पॉलिटिकल स्फेयर, किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस हुए। ओके, हमने पॉलिटिकल चेंजेस देखा 18 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी तक, किस तरह से रिवोल्यूशनरीज हुए, चेंजेस आए। दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ अ रिवोल्यूशन, और ये जो पीरियड कहलाया, ये क्या नाम से कहलाया गया? एज ऑफ द रिवोल्यूशन, में जागृति का, जन जागृति का ये दिखाया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में तब पार्लियामेंट्री की डेमोक्रेसी में, आप कह सकते हैं लोकशाही कह सकते हैं जिसे, देर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कैबिनेट सिस्टम, और उसका चेंजेस किस में हुआ? कैबिनेट सिस्टम में हुआ। द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ किंग, और 1689 में लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ किंग, किंग की जो पावर थी, बिल ऑफ राइट्स कि राजा रजवाड़ों का था, तो वो किस तरह से हुआ? चेंज हुआ। द सोवरजेनिटी ऑफ अ पार्लियामेंट वॉज एस्टेब्लिश, और वहाँ पे क्या हुआ? पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुआ। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम देखेंगे अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस किस तरह से, विद द बैकग्राउंड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, यूरोप का जो डेवलपमेंट हुआ रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं ना, जन जागृति हुई। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका भी इंडिपेंडेंस होने के लिए वॉर कर रहा था। विद दिस डिस्कवरी ऑफ अमेरिका द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड्स दिस कॉन्टिनेंट, और ये एक कॉन्टिनेंट के तौर पर हम कह सकते हैं ना, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ, अटेंशन था उनका, यूरोप का, यूरोपियंस का अटेंशन था। द imperialist European countries took control of a different region of America and established their colonies, और उन्होंने establish किया अपने अलग अलग राज्यों को establish किया। England established 13 colonies on the east coast of America, और इंग्लैंड ने क्या किया? 13 अलग अलग छोटे छोटे कोस्ट कह सकते हैं बंदरगाह स्थापित किए। Initially, England had nominal dominate over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies, और उस पर उन्होंने क्या किया? restrictions लगाए इंग्लिश पार्लियामेंट ने, टैक्सेस पे करना जो भी है कॉलोनीज पे, जैसे कि वो 13 जितने भी उन्होंने किए थे सॉरी किए थे, उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, और पीपल जो अमेरिका के जो पीपल थे उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, मीन्स कहते हैं ना हम सत्याग्रह कैसे या आंदोलन करना। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर टू सब सुपर्स दिस कॉलोनीज, और इंग्लैंड ने क्या किया? वॉर डिक्लेयर कर दिया उनके खिलाफ, क्योंकि उनके वो लोग अमेरिका वाले उसके विरोध में चले गए ना। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड, और तो और अमेरिका ने क्या किया कि लीडरशिप तैयार की, आर्मी तैयार की, उस जो जॉर्ज वॉशिंगटन, और फाइनली उन्होंने उस पर जीत हासिल की। दिस इवेंट नोन एज अ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसको क्या बोला गया? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स अमेरिका इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्होंने युद्ध किया। अ न्यू नेशन नोन एज अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक नई कंट्री की स्थापना हुई जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विद अ फेडरल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न, और वहाँ पे एक डेमोक्रेसी बॉर्न हुई जो प्रिंसिपल्स पे, मीन्स उनके उनके नियमों पे, उनके फेडरल के हिसाब से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नए राज्य का जन्म हुआ। नाउ वी कैन लुक एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? 1789 में एडी।
The people of French revolted against the uncontrolled and injustice monarchies and फेडरलिज्म्स एंड एस्टेब्लिश अ रिपब्लिक, और वो उनके खिलाफ थे। मोन्चरीज मीन्स गलतियों की, हम कह सकते हैं ना कि yeah. Now look at the French Revolution. In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and injustice monarchies and federalisms. अब उन्होंने राजेशाही और कहते हैं ना, राजेशाही और उनके खिलाफ आवाज उठाई कि हमें इनसे मुक्ति चाहिए, हम रिपब्लिक होना चाहते हैं, खुद को ये करना चाहते हैं, समतावाद चाहिए, हमें हमें भी लोग डेमोक्रेटिक चाहिए। तो दिस इवेंट इज नोन एज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसे किस नाम से जाना गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन। लुक एट दिस, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द थ्री वैल्यूज ऑफ अ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। अब इन्होंने क्या वैल्यूज दी? तीन वैल्यूज दी। लिबर्टीज मीन समान हक चाहिए हमें, इक्वलिटी चाहिए हमें, देन फर्टर्निटी चाहिए मीन्स हर इसमें सेम ये होना चाहिए, भातृत्व होना चाहिए, मीन्स हमें अधिकार होने चाहिए, ये उन्होंने बताया। ओके, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री अमंग द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिका और फ्रेंच का रिवोल्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण भाग मीन्स प्लेस है, जगह है बोल सकते हैं। नाउ वी कैन लुक एट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हम कह सकते हैं पुनर्जागरण किस तरह से हुआ। इन द लेटर पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, देयर वर मेनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप। यूरोप में बहुत से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए 18th सेंचुरी में। देयर वाज अ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन्स रनिंग ऑन अ स्टीम, और वहाँ पे मशीनरीज का भी बहुत सारा वर्कआउट हुआ। द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज, और वहाँ पे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो बड़े क्षेत्र में ये किया गया। मशीन्स केम टू बी यूज्ड इंस्टेंट ऑफ अ हैंडलूम, कपड़ों के उद्योग के लिए, कपड़ों के उद्योग के लिए वहाँ पे बहुत फेमस किया गया। रेलवे एंड स्टीमर बिकम द मेड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन, और रेलवे और स्टीमर का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द एज ऑफ अ मशीन्स बिगेन एंड दैट इज नोन एज अ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लुक एट दिस, द एज ऑफ अ मशीन्स बिगेन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये आपकी डेफिनेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ अ वेस्ट। अब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई? इंग्लैंड से स्टार्ट हुई और वेस्ट के पार्ट तक ये फैली। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉय इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज एंड केम टू बी डिस्क्राइब एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री, और इंडस्ट्री इंग्लैंड क्या हुआ? वर्ल्ड फैक्ट्री के तौर पे डिस्क्राइब किया गया। राइज अप ऑफ कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म कैसे ये हुआ, राइज हुआ, खड़ा हुआ? विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सी रूट, जो समुद्री मार्ग थे, बिगन अ न्यू एरा ऑफ अ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और ये क्या हुआ? हमारे न्यू एरा के ट्रेड मार्ग रहे, जैसे समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था एशिया और एशियन और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। मेनी ट्रेडर्स केम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट, और बहुत से ईस्टर्न कंट्रीज के जो ट्रेडर सेलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो क्या करते थे? समुद्री मार्ग से एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल वॉज नॉट ईजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडेडली, एंड हेंस मेनी ट्रेडर्स केम टुगेदर एंड स्टार्टेड ट्रेड्स। एक ही व्यक्ति के लिए मुश्किल था, तो क्या करते थे? वो एक साथ बहुत सारे ट्रेडर मिलके ये उद्योग करते थे, इस काम करते थे। दस देयर वॉज अ राइज ऑफ अ मेनी ट्रेडिंग कंपनीज, और इसी वजह से क्या हुआ? बहुत सी नई कंपनीज का उद्गमन हुआ। ट्रेड्स विथ ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज, और ये जो ट्रेड था ये हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। Hence, European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. और क्या हुआ? यूरोपियन रूलर्स ने क्या किया? इन ट्रेडर्स को कंसेशन भी दिया और प्रोटेक्शन भी दिया ट्रेड करने के लिए कंपनीज के साथ। दिस लीड टू एक्यूमुलेटेड ऑफ वेल्थ ऑफ यूरोप, और यूरोप की वेल्थ मीन्स कहते हैं ना आर्थिक परिस्थिति में सुधार कह सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल फॉर अ ट्रेड एंड कॉमर्स विच लीड टू राइज ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। और यूरोप के इकोनॉमिकल सिस्टम में किस तरह से बढ़ोतरी हुई ये हमने देखा ट्रेड मार्क के थ्रू। मीन्स ट्रेडिंग किस तरह से हुआ, समुद्री मार्ग से व्यापार किस तरह से किए जाने लगे, एक व्यक्ति ने तो इसमें बहुत सारी कंपनीज को इंक्लूड किया गया। नाउ वी कैन गो थ्रू द कॉलोनियलिज्म
colonialism. Okay, colonialism means one country exploit another country by making it into a colony. एक जो राज्य है वो क्या करता है, एक राज्य को दूसरे राज्य मीन्स अलग अलग इसमें छोटे छोटे विभागों में हम कह सकते हैं ना, छोटे छोटे विभागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उपनिषेधवाद, उपनिषेधवाद जिसे कह सकते हैं हम, ओके, उपनिषेधवाद जिसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म्स, ओके। हाँ, अ पावरफुल कंट्री ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई अनदर रीजन एंड एस्टैब्लिश इट इज पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। क्या कहते हैं, जो जो ताकतवर होता है वो दूसरे पे राज्य करता है, राइट। उपनिषेधवाद मीन्स कह सकते हैं ना हम, जैसे कि अब मैं हूँ तो मैं, मेरा मेरा पावरफुल है सब कुछ, मेरे पास मिलिट्री है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं दूसरे पे राज करने की कोशिश, दूसरे को अपने में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। दिस इज नोन एज अ कॉलोनियलिज्म। दिस टेंडेंसी ऑफ अ कॉलोनियलिज्म लेड टू राइज ऑफ imperialisms among the Europeans। और ये क्या हुआ, यूरोपियंस के खिलाफ imperialism स्थापित हुआ। साम्राज्यवाद जिसे कह सकते हैं, साम्राज्यवाद में मीन्स यूरोपियन ने साम्राज्यवाद इसके खिलाफ खड़े हुए। इम्पीरियलिज्म मीन्स अ सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल अदर कंट्रीज बाय एस्टैब्लिशिंग इट्स ओवरऑल डोमिनेट्स एंड एस्टैब्लिशिंग मेनी कॉलोनीज। और जो कह सकते हैं ना हम साम्राज्यवाद मीन्स एक जो बहुत पावरफुल कंट्री है वो क्या करेगी, दूसरे कंट्रीज पे अपना अधिकार दिखाएगी, उन्हें डोमिनेट करेगी, उन पे अपना राज्य स्थापित करेगी। मेनी कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट फेल प्रे टू दिस imperialist एस्पिरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशंस। और ये बहुत से छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो इसके इसके प्रादुर्भाव में आए। Now we can go for imperialisms of a British East India Company in India। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पे किस तरह से अपना अधिकार दिखाया। There was a competition among European countries for acquiring trade monopoly in India। अब जो यूरोपियंस थे उनकी मोनोपोली क्या थी, उनकी पॉलिसीज क्या थी कि वो भी इंडिया पे अपना अधिकार जताना चाहते थे। अब जैसे पुर्तगीज थे, ब्रिटिश थे, रूलर्स थे ना वो दोनों भी। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी इन 1600 एडी टू कैरी आउट ट्रेड्स। और ब्रिटिश ने क्या किया, एक कंपनी स्थापित एस्टैब्लिश की, उस कंपनी का क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश की। और वो क्या किस लिए एस्टैब्लिश की, कैरी आउट ट्रेड्स इन इंडिया, उन्होंने इंडिया की जो ट्रेड्स थे उसको कैरी आउट करने की कोशिश की। दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्परर जहांगीर एंड एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। और उन्होंने एम्परर जहांगीर, जो जहांगीर राजा थे, एम्परर थे, उनसे परमिशन ली कि हम हमारी फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट कर सकें। द ट्रेड, अब सूरत में अगर हम गुजरात देखें, गुजरात में जो सूरत है वहाँ पे कपड़ों का उद्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्लोथिंग। हमने पीछे पढ़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किस तरह से क्लोथिंग को, हैंडलूम्स को लेके कंपनी स्थापित की गई। ओके, द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। और ये ट्रेड इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होने लगा, उन दोनों की, दोनों कंपनी से। स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, अब ये स्ट्रगल दिखाया गया है इंग्लिश और फ्रेंच पीपल के। इंग्लैंड एंड फ्रेंच वेर रिवल्स इन द कंपटीशन फॉर अ ट्रेड इन इंडिया। अब जो इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश और फ्रेंच वाले जो थे, यूरोपियन वाले थे, इंग्लैंड और फ्रांस के लोग थे, वो एक दूसरे के रिवल्स थे, दुश्मन कह सकते हैं हम जिन्हें, ट्रेड में लेके कंपटीशन था उनका एक दूसरे के साथ इंडिया को लेके। ड्यू टू दिस देयर वेर 3 wars fought between them। और इस दरम्यान ट्रेड को लेके उनके बीच में 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए उसमें, विच आर नोन एज अ क्रेनेटिक वॉर्स हम कह सकते हैं ना, ट्रेड वॉर्स। इन द थर्ड क्रेनेटिक वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। और तीसरे वॉर में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया, डिफीट किया। देयरफॉर नाउ देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर ऑफ अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और तब यूरोपियन के खिलाफ नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर, और कोई यूरोपियन कॉम्पिटिटर उनके ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ नहीं था। नाउ वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ अ रूल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल। अब बंगाल में जो फाउंडेशन था, रूल किया गया, देखते हैं किस तरह से हुआ। द बंगाल प्रोविंस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरियस प्रोविंस इन इंडिया। अब बंगाल जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था इंडिया का भाग, हम कह सकते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। इन 1756 एडी सराजी उदू दोहले बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज द ट्रेड कंसेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ मुगल एम्परर इन बंगाल प्रोविजंस। और तब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, मुगल एम्परर को
कहते हैं ना कंसेशन केस मिसयूज किया उनके कंसेशन को, जो ट्रेडमार्क्स थे उसके हिस्से में बंगाल एम्पर के साथ उन्होंने ये किया। द इंग्लिश बिल्ट फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ अ नवाब, और नवाब के बिना परमिशन लिए ही उन्होंने वहां पे क्या किया, ट्रेडमार्क स्टार्ट किया। हेंस सराज उदू दहला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता, और सराज उदू जो थे नवाब थे, उन्होंने क्या किया, उस फैक्ट्री को कैप्चर किया। दिस क्रिएटेड डिस्कॉन्टिनेंट इन इंग्लैंड, और ये क्या हुआ, इंग्लैंड को डिस्कॉन्टिनेंट हुआ। रॉबर्ट सिलिव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जफर द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब आर्मी। और देखो अभी जैसे कि हम कह सकते हैं ना किस तरह से इंग्लैंड के जो थे डिप्लोमेट थे, जो मीर जफर, सिविल डिप्लोमेटिकल ब्राइब्ड, उन्होंने क्या किया, रिश्वत दी। मीर जाफर जो नवाब जो थे हमारे, उनके आर्मी के कमांडर थे, चीफ कमांडर, उनको ब्राइब दी, मीन्स उनको कहते हैं रिश्वत दी। एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल, और उन्हें वचन भी दिया कि हम आपको बंगाल के नवाब बनाएंगे। नवाब सरोजुद्दी दोहला एंड द ब्रिटिश ट्रॉप्स मेट एट पेलिसी इन 1757 एडी, और वो क्या हुआ, उनके बीच में मीट हुआ, मिलन हुआ, वो मिले एक दूसरे के साथ। बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जफर द नवाब आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअल जॉइन द बैटल एंड हेंस सराजुद्दीन वाज डिफीटेड, और उनके बीच में जो वॉर हुआ, बैटल हुआ, उसमें सराजुदू सराजुदू सराज उद दोहल वाज डिफीटेड, और उनको हार मिली। क्योंकि जो आर्मी के जो हमारे कमांडर थे नवाब, मीर जफर जो कमांडर थे, उन्होंने नवाब के खिलाफ जाके ये किया। Mir Zafar became the Nawab of Bengal with the support of a British, but later he started protesting against the British, and hence his son-in-law Mir Qasim was made them Nawab. और मीर जाफर को नवाब बनाया गया बंगाल के लिए। तो उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट भी किया, बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेन, और उन्हें नवाब बनाने के बाद उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश को, पर बाद में वो उनके खिलाफ जाने लगे, वो प्रोटेस्ट करने लगे। फिर ब्रिटिश एंड हेंस हिज सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड बाय नवाब, और उनके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, मीर कासिम जो थे उनके सन इन लॉ थे, उनको नवाब बनाया। मीर कासिम ट्राइड to but restrictions on the legal trade of a British, and hence once again Mir Jafar was made the Nawab of Bengal। और मीर कासिम ने भी रिस्ट्रिक्शंस, मीर कासिम पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए ट्रेड के ऊपर, लेकिन फिर से क्या हुआ, ब्रिटिश एंड हेंस वंस अगेन उन्होंने मीर जाफिर को ही फिर से बंगाल का नवाब बनाया। टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम सोजुद्दी दोहला द शाह आलम फॉर्म्ड एन अलायंस एंड रेन अ कैंपियन, उन्होंने एक कैंपियन चलाया उनके खिलाफ। मीर कासिम हो गए, मीर कासिम हुए, फिर शाहजुद्दीन दोहला हुए, और नवाब ऑफ अयोध्या, उन्होंने एक एक्टिविटी मीन्स उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी ये की उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जाके। नवाब एंड अयोध्या ऑफ मुगल एम्पर शाह आलम फॉर्म्ड एन अलायंस एंड रेन ए कैंपियन, उन्होंने एक कैंपियन स्टार्ट किया। इन 1764 एडी बैटल ऑफ बरिक्स वॉज फाउट इन बिहार, और बिहार में एक युद्ध हुआ। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविंस एज पर द ट्रीटेड ऑफ इलाहाबाद, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनके लिए रेवेन्यू स्टार्ट किया, मीन्स हम कहते हैं टैक्स, हम कहते हैं जैसे कि CST, अभी जो हम CST देखते हैं उसी तरह से तब उन्हें रेवेन्यू भी देना पड़ता था, कि कर लगान कहते हैं जिसे हम कर कहते हैं जिसे, वो बंगाल को उन्हें देना पड़ता था, और ट्रीट ऑफ इलाहाबाद को ट्रीट करने के लिए। इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज लीड इन अ बंगाल, और ये क्या हुआ, बंगाल में लीड हुआ। नाउ वी कैन लुक एट द ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। अब मैसूर के जो राजा टीपू सुल्तान थे उनका स्ट्रगल हम देखेंगे। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर, हैदर अली जो थे पहले, उन्होंने मैसूर पे अपना कंट्रोल किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टीपू सुल्तान, हैदर अली राजा थे जिन्होंने मैसूर को अपने अंडर कंट्रोल में रखा। उनके मृत्यु के बाद, हैदर अली के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान को मैसूर का राजा बनाया गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छी तरह से ब्रिटिश के खिलाफ जाके काम किया। एट द एंड टीपू सुल्तान डाइड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1799, और टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई 1799 में। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी, और उनकी मृत्यु के बाद
जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं मिला तो ब्रिटिश ने फिर से मैसूर पे अपना हक जताया. नाउ वी कैन लुक एट द ब्रिटिश कंट्रोलर ओवर सिंध. अब सिंध में किस तरह से उन्होंने अपना कंट्रोल किया ब्रिटिश ने. टू स्ट्रेंथ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. अब उन्होंने क्या किया, जैसे कि अभी उन्होंने ईस्ट इधर मैसूर पे किया, ईस्ट पे किया था, अभी उन्होंने क्या किया, नॉर्थ पे भी उन्होंने अपना नॉर्थ वेस्ट पे भी उन्होंने अपना हक जमाने की कोशिश की. दे फेयर्ड दैट रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, हैंस द इंग्लिश स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर द अफगानिस्तान. और उन्होंने देखा कि रशिया जो था अटैक कर रहा था अफगानिस्तान की तरफ से, तो इंग्लिश ने भी स्टार्ट किया एस्टेब्लिश देयर इन्फ्लुएंस ओवर द अफगानिस्तान. उन्होंने अपना भी अपना बदला तौर तरीका, उन्होंने भी अफगानिस्तान की तरफ से अपना तैयार किया. द रूट टूवर्ड्स अफगानिस्तान वेंट थ्रू द सिंध. और जो रूट था अफगानिस्तान जाने के लिए सिंध से, द ब्रिटिश अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंध एंड हेंस कैप्चर्ड इट इन 1843. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1843 में सिंध को भी कैप्चर कर लिया, अपने रूल्स में, अपने रूलर में डाल लिया. फॉल ऑफ सिख पावर. अब सिख पावर का किस तरह से फॉल हुआ, मीन्स किस तरह से खत्म हुआ सिख पावर. इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब वाज इन द हैंड ऑफ रंजीत सिंह. और 19वीं शताब्दी में रंजीत सिंह के हाथ में सिख का सारा पावर रंजीत सिंह के हाथ में. आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद हिज माइनर सन, छोटा माइनर थे मीन्स उम्र में नहीं थे, दुलपी सिंह केम टू द थ्रोन, और वो आए तब. ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदा लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर. और उनके उनके मीन्स उनके उपलक्ष्य में उनकी जो माँ थी वो सारा कारोबार देखती थी, बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स. पर उनका कंट्रोल नहीं था, उनके जो ऑफिसर्स थे उन पर कंट्रोल नहीं. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइब्ड सम ऑफ द सिख सरदार. और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने ये सब देखा कि उनका कंट्रोल नहीं है अपने ऑफिसर्स पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो उन्होंने उनको ब्राइब दी, मीन्स उनको रिश्वत देके, सिख सरदारों को रिश्वत देके अपने साथ मिला लिया. द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च्ड एट अटैक ऑन द ब्रिटिश. और उन्होंने सोचा क्योंकि ये हमारे शायद पंजाब पे अटैक करेंगे, तो उन्होंने ब्रिटिश पे अटैक किया. इन दिस फर्स्ट एंगल सिख वॉर द सिख वेर डिफीटेड. और इस लड़ाई में सिखों की हार हुई. बट स्टिल दोपिल सिंह रिमेंड ऑन द थ्रोन. और फिर भी वो दलबंद सिंह राज्य पे थे. बट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ अ ब्रिटिश और पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख. पर सिखों को ब्रिटिश का जो था ओवर पंजाब, उनका इम्पैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं था. मूला राजा ऑफिसर ऑफ अ मुल्तन रिवोलेटेड अगेंस्ट द इंग्लिश. और जो राजा थे, मूलो राजा थे सिख के, ऑफिसर जो थे वहाँ के, वो उनके खिलाफ हुए. थाउजेंड ऑफ सिख सोल्जर्स पार्टिसिपेट इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश. और हजारों की संख्या में सिख उनके खिलाफ मीन्स ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए. इन द सेकेंड वॉर द सिख हैड टू फेस डिफीटेड अगेंस्ट, अगेन उन्हें हार केसरी, अगर आपने देखा होगा मूवी पंजाब लोग, तो ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़े थे किस तरह से, पुर्तगीज के खिलाफ किस तरह से लड़े थे. इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब. और 1849 में ब्रिटिश ने पूरे पंजाब को कैप्चर कर लिया. द मराठास वेर important strong ruler in India. How did the British strengthen their foundation of a rule in India by defeated the Marathas will be studied in the next chapter. अब हम हमारे अगले चैप्टर में मराठास को किस तरह ब्रिटिश ने डिफीट किया वो हम पढ़ने वाले हैं. बट read the chapter carefully and prepare a questions and answer on that. In our next part we will discuss about exercise. Thank you very much. Good morning, student. In our second video, we have seen the question answers regarding second chapter. The chapter name is Europe and India. Now, look at the question answers. Now, look at our exercise. Okay. So, question number 1. Rewrite the statement by choosing the appropriate option. In 1453, the city of Dash was conquered by Ottoman Turkey. The options given to us: Venice, Constantinople, Rome, and Paris. The answer is Constantinople. Now, second one. The Industrial Revolutions began in Dash. Industrial Revolution began in Dash. England, Italy, France, Portugal. So, our answer is England.
Dash tried to put instructions on the illegal trade of a British, that is a Shirajuddin Daulah, Mir Jafar, Mir Qasim, Shah Alam. Now our answer is a Mir Qasim. Now go for a second one, that is a explain the following concept. In that four concepts we have taken: colonialism, imperialisms, age of resistance, and capitalism. Now look at the colonialism, page number 7. Now look at this colonialism. Colonialism means one country exploit another country by making it into a colony. A powerful country on the basis of economy and military strength occupy another region and establish its political supreme. This is known as a colonialism. So this is your answer of question second 1. Now we can go for a second 2, imperialism, page number 7, same there. Imperialism means a system in which a powerful country controls other country by establishing its overall dominance and establishing many colonies. Many colonies को establish किया गया है imperialism. Now we can go for a third one, that is the age of Rehans. It is on page number 5. Now look at this period of resistance. In history of Europe, the last phase of a medieval period, that is 13th to 16th century, is known as the period of resistance. During this period, reinformation, religious reforms, movements, and geographical discoveries led to foundation of the modern era. Hence, this period is also known as the age of resistance. So we have seen now the last one, fourth one is a capitalism. It is on a page number 7 again. Capitalism. Rise of a capitalism. With the discovery of a new sea routes began a new era of a trade between Europe and Asia. Many trades come forward to trade with the eastern countries through the sea routes. It was not easy to carry our trade singles handily. The hence many trades came together and start trade. These there was rise of a many trading companies. This is our answer. Now we can go for a question number 3. Explain the following statement with a reason. Sirajud Daulah was defeated in the Battle of Plassey. It is page number 7 and 8. Now 3 ka 1. The Bengal Province was one of the most prosperous provinces in India. In 1756, ad Sirajuddin Daulah became the Nawab of Bengal. East India Company officer misused the trade concessions obtained from Mughal Emperor in Bengal. Provisions, the English battle fortification around the factory at Kolkata without the permission of a Nawab. Hence, Sirajuddin Daulah captured the factory at Kolkata. This created discontent in England. Robert civil diplomatic bribes Mir Jafar, commander to chief of the Nawab army, and also promised to make him the Nawab Bengal. Nawab Sirajuddin Daulah and British troops meet at a Plassey in 1757 AD. But under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle, and hence the Sirajuddin Daulah was defeated. So this is your answer. Now we can go for a second question. The question was, the European countries felt the necessity of finding new trades route to Asia. Now look at the page number 5. So this answer is page number 5. 3 ka 2. So geographical discover. In
In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, Istanbul. The overland trade route joining Asia and Europe went through the city. Since the Turks blocked the route, there was a need of finding alternative trade routes of European countries to reach Asia. This is our answer of question number 3 2. Now we can go for a question number 3 3. The question is, European rulers started giving military protection and trade concessions to the trading company. So answer we have seen in a page number 7. Rise of a capitalism. Yeah, look at this answer. With the discovery of a new sea routes began a new era of a trade between Europe and Asia. Many traders come forward to trade with the eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trading single-handed, and hence many traders came together and start trade. There was rise of a many trading company. European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. This leads to accumulations of wealth in Europe. This property was used in the form of a capital of a trade and commerce, which led to rise of a capitalist economic system in Europe. So your answer of question number 3 has given here. Okay. So now question number 4th. Complete the following table. Sailor and contribution. अब हर एक sailor का contribution हमें देखना. So this is your homework. Do at home. Thank you. Please subscribe my channel and press bell icon to get the latest information. Thank you.